हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है उसकी 5th यूनिट। इस यूनिट्स में आपको जो है प्लांट हार्मोन्स, प्लांट मूवमेंट और प्लांट में होने वाले जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं उनके लिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स के बारे में, और उसके बाद ही इसके साथ ही साथ हम प्लांट हार्मोन्स के बाद फिर हम और भी चीज़ें कि वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट में कितने तरीके की मूवमेंट होती है, उसके लिए क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या स्टिमुलस होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट अभी जो हमारा मेन टॉपिक है ये है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को स्टार्ट करने के पहले एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि प्लांट हार्मोन्स थोड़ा लंबा चलेगा। आपको 5 हार्मोन्स पढ़ने हैं और हर हार्मोन्स को कंप्लीट करने में कम से कम 1 लेक्चर लगेंगे। हो सकता है कोई हार्मोन्स जो थोड़े बड़े हैं जिनमें ज़्यादा कंटेंट है उसको कंप्लीट करने में 2 लेक्चर भी लग जाए, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 लेक्चर आपको हर हार्मोन्स को कंप्लीट करने में लगे। तो 5 से 6 वीडियोज़ आपको इस टॉपिक को जो प्लांट हार्मोन्स है उसको कंप्लीट करने में लगेगा। उसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो 1-1, 2-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। बट प्लांट हार्मोन्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसे समझ लेते हो तो बॉटनी में, प्लांट फिजियोलॉजी में आप जो टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पे साइटोकाइनिन और इथाइलिन के यूजेस बताए थे। तो कहीं भी आप कोई भी प्लांट फिजियोलॉजी का कोई भी स्टेप्स पढ़ते हो तो उनमें इन हार्मोन्स के यूजेस जो है आप अच्छे से समझ पाओगे। आप समझ पाओगे कि जब नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो वहाँ पे साइटोकाइनिन का एक्सप्रेशन ज़रूरी था। जब सीड जर्मिनेशन हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सीड जर्मिनेशन के समय, या जब टिश्यू कल्चर आप कभी पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि टिश्यू का जब कल्चर किया जाता है तो कैलस से कौन सा हार्मोन्स का क्या रेशियो रखने पर सूट का फॉर्मेशन होता है, कौन से रेशियो रखने पर रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, जो प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्लांट्स हार्मोन्स, तो प्लांट हार्मोन्स में कुछ चीज़ें आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। थोड़ा साइंटिस्टिक के जो रिसर्च है कि भाई इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन से प्लांट्स में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, किसने किया था, ये सब थोड़ा सा लर्निंग है। इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये कैसे मूवमेंट करते हैं, ये सब कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो हम सब कुछ करेंगे, लर्निंग वाला पार्ट भी करेंगे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, चलिए मैं क्या करती हूँ, मैं पहले आपको हार्मोन्स की बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में बताती हूँ कि भाई हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ हम एक एक करके समझते हैं। तो अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं तो प्लांट हार्मोन्स एक्चुअल में होते क्या हैं, इस बात को आपको थोड़ा सा एनिमल हार्मोन्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ना होगा। आपने अपने जो प्लांट फिजियोलॉजी आपने जब पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो हम एक बार प्लांट हार्मोन्स को और एनिमल हार्मोन्स को कंपेयर करेंगे, हार्मोन्स को समझेंगे, उसके बाद जो है वो हम स्पेसिफिकली जो प्लांट हार्मोन्स के एक्शन का तरीका है, जो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स पढ़ने, उनके सिंथेसिस, सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में कुछ बताती हूँ या हार्मोन्स के बारे में बताती हूँ। हार्मोन्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से रखेंगे कि हार्मोन्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आपको पता है कि कुछ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं, तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हार्मोन्स जो है वो किसी भी एक्शन के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में भी इनफ होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक्शन कराना है, कोई रिस्पॉन्स कराना है तो हमें जो कंटेंट चाहिए हार्मोन्स का वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कंटेंट, थोड़ा कंसंट्रेशन भी एक मेजर इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है। जैसे हम थोड़ी सी दवा खाते हैं बट उससे हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है, जिस चीज़ के लिए वो दवा होती है उसमें वो रिस्पॉन्स करता है, तो उसकी मात्रा थोड़ी सी रहती नहीं कि खाना कितने बड़े थाली में भर के खाते हैं, उसकी थोड़ी सी मात्रा भी इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिक्वायर इन स्मॉल स्केल, रिक्वायर इन स्मॉल स्केल या स्मॉल कंसंट्रेशन। इसकी फंक्शनैलिटी के लिए हमें इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, स्मॉल कंसंट्रेशन में भी ये इफेक्टिव होते हैं। क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सिंथेसाइज्ड इन specific
टिश्यू और ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन, या फिर आप यहाँ पे सेल भी लिख सकते हो कि स्पेसिफिक जो सेल्स होती हैं, टिश्यू होती है या ऑर्गन होती है, उसके अंदर ये पर्टिकुलरली हॉर्मोन्स बनते हैं। प्लांट के केस में हम देखते हैं कि हर सेल अगर उसे अप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड की जाए, लेबोरेटरी में जैसे हम करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर जब हम करते हैं, तो ईच सेल हैव कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट। एक सेल से भी आप एक कंप्लीट प्लांट जनरेट कर सकते हो, और कंप्लीट प्लांट के जनरेशन के लिए हर एंजाइम्स की या हर हॉर्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि प्लांट का हर सेल सारे टाइप ऑफ एंजाइम्स को सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब एक कंप्लीट प्लांट हम देखते हैं तो इसके डिफरेंट पार्ट्स में जो है एंजाइम सिंथेसाइज हुई दिखाई देती है। अभी हम ये बेसिक प्लांट हार्मोन्स बेसिक हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, अभी हमने प्लांट और एनिमल को स्पेसिफाई नहीं किया है। और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि हार्मोन्स को डिसाइड करती हैं कि हार्मोन्स का एक्शन क्या होता है या वो करते क्या हैं। तो इट एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इट एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है। इट एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे ये हमने कहा कि ये स्मॉल कंसंट्रेशन में भी इफेक्टिव होता है। कैसे इफेक्टिव होता है, कहीं से हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं और उसका जो एक्शन का पॉइंट होता है, जहाँ पे उसे रिस्पॉन्स दिखाना होता है, वहाँ पे जो सेल्स होती हैं उसके लिए इस हार्मोन, इस केमिकल के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन रिसेप्टर को सेंस करके हमारा जो प्लांट सेल है या हमारा जो सेल है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह भी काम करते हैं। और दूसरी और क्या बातें हो सकती हैं कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में जो रेगुलेशंस वाले फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमें कोई किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है या किसी चीज़ को करने के लिए फोर्स कर रहा है, हमें अक्सर लगता है कि ये हमारी लाइफ के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बट आप कभी भी देखोगे, अगर आपने जूलॉजी भी ध्यान से पढ़ी है, बॉटनी भी ध्यान से पढ़ी, तो आपने देखा है कि हर प्रोसेस को रेगुलेटेड वे में करना हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो लिमिटेड अमाउंट में होगा तो भी हार्मफुल है, अगर वो एक्सेस हो जाता है तो भी हार्मफुल है। सेल डिवीजन को ही ले लो, अगर वो नहीं हो रहा है तो ग्रोथ नहीं होगी, कुछ भी बॉडी में आगे नहीं डेवलपमेंट हो पाएगा, और अगर एक्सेस हो जाता है तो कैंसर और ट्यूमर बन जाता है। तो किसी भी चीज़ का एक्सेस या लिमिटेशन वो बेनिफिशियल नहीं होता। तो इसीलिए रेगुलेट करते हैं ये प्रोसेस को, ना तो किसी चीज़ को बहुत एक्सेस में होने देते हैं, ना तो किसी चीज़ की लिमिटेशन होने देते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं, और कुछ होते हैं जो ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं। जो रिडक्शन होता है वो ऐसे समय में उन हार्मोन्स द्वारा किया जाता है जब ग्रोथ को रोकनी चाहिए थी, किसी और जगह पे एनर्जी को यूटिलाइज करना है। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, चाहे वो हमारा किसी चीज़ के लिए हमें प्रोत्साहित करना हो या किसी चीज़ के लिए हमें मना करना हो कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है। उसके पीछे जो है वो दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हर चीज़ के लिए कोई कह रहा है कि नहीं कर लो, तुम जो भी चाहते हो सब कर लो, सब कर लो, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। या फिर आप जो है किसी चीज़ के लिए आपको सब लोग बार बार हर चीज़ के लिए मना कर रहा है कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं। बट आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि कहाँ पर आपको इंड्यूस होना है, कहाँ पर आपको रेगुलेट होना है। तो ये सब थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि हम लोग जिस एज में हैं उस एज में नहीं समझ में आता, बट जैसे जैसे आप थोड़ी सी मैच्योरिटी की साइड जाते हो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है कि उस समय जो बातें हमसे कही गई थी वो आज के टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। जो कि हमने उस टाइम निगलेक्ट किया था, उस बात की इंपॉर्टेंस आपको अब समझ में आती है। चलिए अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो थोड़ी सी बातें कर ली हमने। अब बात आती है प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स को समझने की। दोनों में थोड़ा डिफरेंस आप अगर क्रिएट कर लोगे तो आपके ब्रेन में कोई भी कंपेयर करने वाली चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है, वो चीज़ आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स? दोनों के केस में इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट हार्मोन एंड इन सेकेंड केस वी डिस्कस अबाउट द एनिमल हार्मोन्स, द प्लांट एंड एनिमल हार्मोन। तो हम क्या करते हैं, हम इनके पहले तो सारा का सारा मैकेनिज्म समझते हैं। हम पहले एनिमल हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं आपको जूलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ, बट फिर भी अगर आपको हार्मोन्स को अच्छे से दिमाग में क्लियर करना है तो आपको एनिमल हार्मोन्स को प्लांट हार्मोन से थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए, प्लांट हार्मोन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एनिमल हार्मोन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। प्लांट हार्मोन्स भी
थोड़ी अमाउंट में, लेस कंसंट्रेशन में इफेक्टिव होते हैं, और एनिमल हार्मोन्स भी लेस अमाउंट में इफेक्टिव होते हैं। प्लांट हार्मोन भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं, एनिमल हार्मोन्स भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। बट प्लांट हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो, सॉरी एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं पहले, जो एनिमल हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात कर ले, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, तो जो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके हेल्प से हार्मोन्स का ट्रांसफ़र होता है। इनके फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिक टिश्यूज़ होती हैं या स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स? आपने पढ़ा होगा एनिमल फिजियोलॉजी में कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो कि हार्मोन सिंथेसाइज करती है, और ये सिंथेसाइज जो हार्मोन्स होता है ये इसको ब्लड में रिलीज कर देती है, और ब्लड से ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। उस हार्मोन्स को रिसेप्टर के फॉर्म में, जिस भी टारगेट सेल के पास उसका रिसेप्टर होता है, वहाँ पे वो हार्मोन जो है रिसेप्टर के साथ अटैच्ड हो जाती है और उसका फंक्शन होता है। तो मतलब अगर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में, जैसे मान लो मेरे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन बन रहा है, वो हार्मोन जो है वो मेरे हाथ में भी ब्लड के साथ जा रहा है, मेरी किडनी में भी जा रहा है, मेरे लिवर पे भी जा रहा है, मेरे पैर में भी जा रहा है, हर बॉडी पार्ट में वो ब्लड के साथ ट्रैवल करता है। बट वो एक्ट वहीं पे करता है जहाँ पे उसकी टारगेटेड साइट होती है। टारगेटेड साइट का मतलब क्या है कि जो हार्मोन रिलीज हुआ है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ब्लड में रिलीज किए गए हैं, उसके लिए जहाँ पे भी हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, उस रिसेप्टर पे वो चीज़ जाके बाइंड हो जाएगी, और उस बाइंडिंग की वजह से, इस एसोसिएशन की वजह से आगे जो है वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये क्या कहा गया है कि ये स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। ह्यूमंस के केस में या डेवलप ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है कि अगर लिवर में कोई हार्मोन सिंथेसाइज हो रहा है तो वो लिवर में ही होगा। अगर कोई हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में सिंथेसाइज हो रहा है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड में ही होगा, वो किसी और ऑर्गन्स में या किसी और सेल से सिंथेसाइज नहीं होगा। बट प्लांट के केस में ये स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। स्पेसिफिक तो ये भी होते हैं कि भाई अगर एपिकल सेल पे सिंथेसाइज होने वाला होता है तो एपिकल सेल पे ही सिंथेसाइज होता है, एपिकल टिश्यू पे ही सिंथेसाइज होता है। लेकिन इनके सेल में जो कोई भी एक नॉर्मल सेल्स को हम इंड्यूस करके उससे सारे टाइप ऑफ हार्मोन्स को सिंथेसाइज करवा सकते हैं, ऐसा इनके अंदर हो सकता है। और क्या बात हो सकती है कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं और जो एनिमल हार्मोन्स होते हैं, आपने सर्कुलेशन देख लिया, ये आपने देख लिया, और फिर उसके बाद जो है ग्लैंड्स में सिंथेसाइज होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में सिंथेसाइज होता है। बाकी वही है कि ये भी ऑर्गेनिक होता है, ये भी ऑर्गेनिक होता है, ये भी लेस कंसंट्रेशन में सिंथेसाइज होता है, ये भी लेस कंसंट्रेशन में सिंथेसाइज होता है। तो ये प्लांट हार्मोन्स और एनिमल्स हार्मोन्स का थोड़ा सा कंपेयर हो गया। अब हम कब से हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, तो हमें डिटेल में प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना। एक बार मैं आपको जो मेजर प्लांट हार्मोन्स हैं उनके नाम बता देती हूँ, और वो प्लांट के किस पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं और मेजर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो बता देती हूँ। तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्लांट ड्रॉ करते हैं। प्लांट ड्रॉ करना है तो हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। जस्ट सपोज करिए कि ये हमारे पास एक प्लांट है। सपोज ही करना होगा क्योंकि मेरे फिगर्स देख के समझने वाले तो होते नहीं है। आपको सपोज करना होता है कि हाँ भाई ये मैम ने प्लांट बनाया है, ये प्लांट है, प्लांट जैसा कुछ दिख रहा है, ये कुछ प्लांट जैसा है, ये चीज़ आपको सपोज करनी होगी। यहाँ पे हम इसकी लीव्स बना देते हैं। लो भाई लीफ बना दो, तुम भी क्या याद रखोगे। अब देखिए, अब आपके प्लांट्स में बेसिकली 5 मेजर हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारा हार्मोन्स है जिसके बारे में आपको स्टडी करना है उसका नाम है ऑक्सिन। तो वो फर्स्ट हार्मोन्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि कहाँ सिंथेसाइज होता है। जो फर्स्ट हार्मोन होता है ये सिंथेसाइज होता है एपिकल सेल में, एपिकल सूट सेल में, या एपिकल जो सूट मेरिस्टेम होती है वहाँ पे ये सिंथेसाइज्ड होता है। जो एपिकल सेल होती है वहाँ पे आपका पहला हार्मोन जो आपको पढ़ना है जिसका नाम है ऑक्सिन, वो सिंथेसाइज होता है। क्या करता है ये ऑक्सिन?
ये ऑक्सिन जो है, देखिए हर हार्मोन्स के मल्टीपल फंक्शन होते हैं और एक हार्मोन दूसरे हार्मोन से मिलके उनके रेशियो का भी इफेक्ट पड़ता है। बट जैसे होता है ना कि हर एक दुकान में बहुत सारा सामान मिलता है, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे कोई कोई मीठे की दुकान होती है, उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ स्वीट्स मिलते हैं, बट किसी एक स्पेशल डिश के लिए, एक स्पेशल स्वीट के लिए वो फेमस होती है। उसी तरीके से ऑक्सिन जो है वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है, अलग अलग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। बट इसका जो मेन प्रोसेस है वो क्या है, सेल एलोंगेशन या सेल इनलार्जमेंट में ये काम करता है। सेल, क्या ही सेल लिखती हो यार, सेल एलोंगेशन की प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करता है। कौन, एपिकल सूट मेरिस्टेम पे सिंथेसाइज आपका ऑक्सिन। क्या नाम है हार्मोन्स का, ऑक्सिन। तो फर्स्ट हार्मोन्स क्या है जो कि एपिकल सूट मेरिस्टेम पे बनता है और ये क्या काम करता है, सेल इलोंगेशन। सेल जो है उसको इलोंगेट करता है, तो ये सेल इलोंगेशन का काम करता है। जो सेकेंड हमारा हार्मोन्स है उसका नाम है जिब्रेलिन। तो हम सेकेंड हार्मोन्स के बारे में भी देख लेते हैं। सेकेंड हार्मोन्स का हमारे क्या नाम है, जिब्रेलिन। अब ये जिब्रेलिन क्या करता है, नाम आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा तो आपको शायद नाम के बारे में पहले पता हो, बट थोड़ा सा हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़नी है। पहला लेक्चर जो होता है वो हर यूनिट पे मैंने बेसिक्स रखा है, ताकि आपने अगर 11-12 की चीज़ें भूल गए हैं, आपको 11-12 के बाद उसने दिमाग में से सारा निकाल के माचिस लगा दिया है, फिर भी आपको चीज़ें समझ पाए। तो जिब्रेलिन क्या करता है, ये वो प्लांट हार्मोन्स है जो कि इंटरनोड की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरनेट इलोंगेशन का क्या मतलब है, आपको पता होगा, अगर आपने कभी गन्ना देखा है, कभी बांस देखा है, तो आपने उसमें बहुत क्लियरली देखा होगा कि इस तरीके से स्टेम होती है और बीच में इस तरीके से जो है आपके पास पार्टीशंस देखने को मिलते हैं। कई बार मैंने इसके बारे में आपको बताया है। ये जो पार्टीशन है, जहाँ पे वो एक लाइनिंग जैसा या जहाँ पे वो ऐसा लगता है कि यहाँ से इसको डिवाइड किया गया है, इस पार्ट को हम कहते हैं नोड। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं नोड, और दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो जो जिब्रेलिन होता है ये क्या करता है, इंटरनोड का इलोंगेशन करता है। डिफरेंस याद रखिएगा, ऑक्सिन हेल्प करता है सेल इलोंगेशन में, मतलब ये जो स्टेम है ये मल्टीपल सेल से मिलके बनी होगी। इन सेल के इलोंगेशन में, इन सेल के मॉर्फोजेनेसिस में ऑक्सिन हेल्प करता है। लेकिन जो स्टेम होती है, उन हर प्लांट के स्टेम में क्या होती है, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स वो पार्ट होता है जहाँ से ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं, और इंटरनोड जो है दो नोड्स के बीच के स्पेस को हम इंटरनोड्स कहते हैं। दो नोड्स के बीच में स्पेस है, इंटर मतलब बिटवीन, नोड्स मतलब नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है, इट्स कॉल्ड अ इंटरनोड्स। तो जिब्रेलिन क्या करता है, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड करता है, जिसकी वजह से स्टेम की जो है लंबाई बढ़ती है। ठीक है, तो जो इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स होता है ये कौन कराता है, ये कराता है हमारे पास जिब्रेलिन। इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। तो इलोंगेशन इंटरनोड का कौन कराता है, आपका जिब्रेलिन। अब हमारे पास थर्ड जो हार्मोन आता है उनका नाम है साइटोकाइनिन। जो हमारे पास थर्ड हार्मोन है उसका क्या नाम है, साइटोकाइनिन। अब ये साइटोकाइनिन क्या है, साइटो मतलब सेल, काइनिन का मतलब है डिवीजन। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स है ये सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। ऑक्सिन क्या है, सेल इलोंगेशन में और उसके मॉर्फोजेनेसिस में। जिब्रेलिन क्या है, सेल के जो इंटरनोड्स होते हैं उनके इलोंगेशन में। और आपके पास साइटोकाइनिन जो है ये सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में जो है वो साइटोकाइनिन जो है वो हेल्प करता है इन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की जब बात आती है, जैसे हमने पढ़ा था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कि जब सेल को डिवाइड करना था, नोड्यूल्स बनाना था, तो साइटोकाइनिन काम आता है। तो जहां पे भी सेल डिवीजन करना होता है उसमें काम का आता है साइटोकाइनिन। ये जो तीन हार्मोन्स हैं, पहले को हमने नाम दिया था ऑक्सिन, दूसरे का क्या नाम है
जिब्रेलिन, हालांकि बहुत गंदा दिख रहा है बट कोई बात नहीं। तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन। तो हमारे पास ये जो 3 हार्मोन्स हमने पढ़ने हैं, उन तीनों हार्मोन्स को कहते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, क्योंकि तीनों क्या कर रहे हैं, एक सेल को इलोंगेट कर रहा है, एक सेल को जो इंटरनोड्स है उसको इलोंगेट कर रहा है और एक सेल को डिवाइड कर रहा है। तो तीनों जो हार्मोन्स हमारे पास प्रेजेंट है, ये तीनों के तीनों ये सब ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो इनको हम कहते हैं कलेक्टिवली ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। अब हमारे पास 2 और हार्मोन्स बचते हैं जो कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। उसमें से जो पहला हार्मोन है वो क्या है, जो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स है, उसमें एक हार्मोन है जिसका नाम है एथाइलिन। इनका नाम क्या है, इथाइलिन। ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे हम मार्केट से कोई कच्चा फल लेके आते हैं, आम वगैरह लेके आते हैं, तो उसके साथ हम एक केमिकल लेके आते हैं, एक पाउडर लेके आते हैं और उसको उस फ्रूट्स के अंदर रख देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो फ्रूट पक जाता है। या फिर थोड़ा कच्चा केला वेला, टमाटर या कच्चा केला, थोड़ा कच्चा आम वगैरह रहता है, उसको हम 1-2 दिन रख देते हैं तो वो अपने आप पक जाता है। तो वो जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होता है वो किसकी वजह से होता है, इथाइलिन की वजह से। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है, या कह सकते हैं जो इसका मेन काम है, वो है सीड डॉर्मेंसी। वो क्या है, सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का क्या मतलब है कि आप जब कोई सीड कल्टीवेट करते हो, कोई एग्रीकल्चर करके आपके पास कोई सीड आता है, वो सीड अगर उसको जब तक एप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं मिलती तब तक वो जर्मिनेशन नहीं करता। तो सीड को जर्मिनेशन की प्रोसेस को रिड्यूस, मतलब कि जब तक बाहर का कंडीशन फेवरेबल ना हो तब तक सीड जर्मिनेशन ना हो, इस प्रोसेस को कौन कराता है, इथाइलिन। अब सपोज करो कि एटमॉस्फेयर का कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, लेकिन उसी में क्या करे, सीड जो है अपने आप को जर्मिनेट करने के लिए अपनी जो भी स्टोर्ड एनर्जी थी उसको यूज करने लगा। तो ऐसे में ना तो प्लांट सरवाइव कर पाएगा और सीड भी डेथ हो जाएगी सीड की। तो इसीलिए इथाइलिन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कंडीशन फेवरेबल होती है तब जाके सीड जो है वो अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। तो इथाइलिन इस जर्मिनेशन को ब्लॉक करता है और प्लांट में जो स्ट्रेस कंडीशन होता है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब हमारे पास जो हमारा लास्ट हार्मोन बचता है उनका नाम है एब्सिसिक एसिड। जो हमारे पास लास्ट हार्मोन है उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसे शॉर्टकट में हम ABA कहते हैं। ये क्या है, एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड होता है ये किस में हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है ये भी एक प्रकार से ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स है और ये प्लांट के या लीफ के या किसी ब्रांच के एब्सिशन में हेल्प करता है। किसमें, एब्सिशन की प्रोसेस में। एब्सिशन का मतलब क्या होता है, एब्सिशन का मतलब होता है सेपरेट होना। जैसे कि आपके पास कोई इस प्लांट में ये लीफ है, यहाँ पे ये एब्सिसिक एसिड क्या करेगा कि अगर मान लो इस प्लांट में सारे के सारे जितने भी वेस्ट मटेरियल थे वो सब डिपॉजिट कर दिया गया है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा जिसकी वजह से धीरे धीरे इस प्लांट से जो न्यूट्रिशन इस लीफ को जा रहा था वो नहीं जाएगा और इसके पास जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो प्लांट को दे दिया जाएगा और जितना भी वेस्ट वगैरह होगा वो इस प्लांट में भेज दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, ये एब्सिशन लेयर बनेगा और ये लीफ जो है वो सेपरेट हो जाएगी। ट्रांसपिरेशन वगैरह, जब वाटर की कमी वगैरह होती है प्लांट्स में, तो उस समय में जैसे मान लो कि प्लांट ऐसी कंडीशन में जहाँ पे वाटर स्ट्रेस है, पानी नहीं मिल रहा है प्लांट को, वाटर की स्कैरिसिटी है, तो ऐसे में अगर स्टोमेटा ओपन रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है ट्रांसपिरेशन में उड़ जाएगा, जो प्लांट के अंदर होगा वो भी। तो ऐसे में एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करा देता है और स्टोमेटा की क्लोजिंग से क्या होता है कि जो प्लांट के अंदर वाटर होता है वो कम से कम रिड्यूस होता है। तो उनका एक रेगुलेटेड जो है स्टोमेटा का ओपनिंग होता है ताकि गैसियस एक्सचेंज हो पाए और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एब्सिसिक एसिड द्वारा जो आपका स्टोमेटा है वो क्लोज रहता है। तो इनकी वजह से क्या होता है कि प्लांट एडवर्स कंडीशन में भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो ये इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड वो प्लांट हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं या कह सकते हैं ग्रोथ को जो है रिप्रेस करते हैं और ये क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। बट ना तो रिप्रेशन ना तो प्रमोशन अकेले जो है वो प्लांट की सर्वाइवल के लिए अकेले जो है काम नहीं कर सकता, दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तब प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ह्यूमंस में या एनिमल्स में जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ने होते हैं, बट हम प्लांट्स में सिर्फ इन 5 हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है। एक बार मैं विदाउट ज़्यादा खचपच मचाए हुए एक शॉर्टकट पे आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ, जो कि चार्ट मैंने ऑलरेडी बनाया है। चलिए वहीं पे देख लेंगे।
और जो है कि उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब एक बात आती है कि हम कब से कह रहे हैं कि प्लांट प्रमोटिंग है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेंगे, प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, क्या इसको हम मेज़र कर सकते हैं? आपको पता है कि बढ़ना या साइज में बढ़ जाना, इन सबको हम ग्रोथ कहते हैं। बच्चा छोटा सा होता है, पैदा होता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है, वो एक ग्रोथ है, ये आपको पता है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ग्रोथ को थोड़ा साइंटिफिकली समझाओ, हम ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, भाई एक साल में वो लड़का कितना बढ़ा, इसको मेजर करने के क्या तरीके हैं? एक साल में कोई प्लांट कितना बढ़ा, इसको मेजर करने के क्या तरीके? प्लांट को ऐसे उखाड़ के, मान लो बच्चे को तो आपने वेट कर लिया कि कितने किलो का है, अब प्लांट को रूट के साथ उखाड़ के थोड़ी ना जोखोगे कि कितने किलो का है। तो कितना ग्रोथ हुआ, कैसे हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, वो सब मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, अगर एक मछली से पूछेंगे कि समुद्र क्या है, तो वो कह देगा कि यही जो सब मेरे चारों तरफ प्रेजेंट है वो समुद्र है। बट उसको अगर डेफिनेशन के फॉर्म में या उसको थोड़ा सा कह सकते हैं सिस्टमैटिक फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह देगा कि क्या है, डेफिनेशन दो, तो वो शायद ना बता पाए। ग्रोथ आपको पता है कि ग्रोथ क्या होता है, बट इसका थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म हम देखेंगे या थोड़ा सा सिस्टमैटिक फॉर्म हम देखेंगे। देखिए, ग्रोथ को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग कंडीशन में उन मेजरमेंट के तरीकों को हम यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ग्रोथ जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो डेवलपमेंट या जो साइज में इंक्रीजमेंट होता है लिविंग मैटर के, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। देखिए, प्लांट में जो ग्रोथ होता है मोस्टली वो ग्रोथ जो है प्लांट की टर्जिडिटी की वजह से होता है। टर्जिडिटी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि जब प्लांट में, जैसे प्लांट ये इस तरीके से, मान लो हमारे पास एक प्लांट सेल है, इस तरीके से हमारे पास एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में क्या है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, इस तरीके से वैक्यूल्स प्रेजेंट है। जब इस प्लांट सेल में बाहर से वाटर एंटर करता है तो ये जो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है ये साइज में इस तरीके से इंक्रीज हो जाता है। और अगर बाहर से वाटर भी एंटर करता है तो प्लांट की साइज बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है। तो देखिए, प्लांट में जो ग्रोथ होता है या कहीं पे भी जो ग्रोथ होता है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ग्रोथ को आप फिर से, मतलब कि जो एक्चुअल में ग्रोथ होता है उसे आप फिर से जो है कि कन्वर्ट नहीं कर सकते पहले फॉर्म में, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। लेकिन ग्रोथ को अगर हम मेज़र करने की बात करें तो आप कह सकते हैं, देखिए कुछ तरीके हैं जो कि अलग अलग समय पे यूज़ होते हैं। एक तरीका आया, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, फिर दूसरा आया, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, पर मैं आपको थोड़े थोड़े करके सारे के बारे में बताती हूँ। ग्रोथ जो है कि इंक्रीज in weight of plant during a fixed period या a limited period, a fixed period is called growth। पहली डेफिनेशन तो ये हो गई कि भाई एक लिमिटेड टाइम में, एक फिक्स टाइम में प्लांट के वेट में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग वेट है उसमें जो इंक्रीजमेंट होती है उसे हम कहते हैं कि ग्रोथ है। बट आप जब वेट कर लो, मान लो पहले की कोई चीज़ 1 किलो का था वो 2 किलो का है, बट उसकी हो सकता है उसकी ग्रोथ में एक्चुअल में सेल डिवीजन, एक्चुअल में सेल ग्रोथ ना हुआ हो, उसके अंदर वाटर्स, उसके अंदर मिनरल्स वगैरह स्टोर हो गए हो। तो इसको अगर आप कहोगे तो ये एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। तो दूसरा जो एप्रोप्रिएट तरीका माना गया है कि जो ड्राई वेट होता है, जो प्लांट्स का या किसी भी सेल का जो ड्राई वेट होता है, तो इंक्रीजमेंट या इंक्रीज इन ड्राई वेट ऑफ सेल या ऑफ बॉडी in a limited period of time is called growth। देखिए, पहले जो डेफिनेशन दी गई तो कहा गया कि भाई जितना भी जो है कि वेट में इंक्रीजमेंट होती है उसको हम क्या कह देते हैं, ग्रोथ कह देते हैं। बट फिर लोगों ने कहा कि भाई ग्रोथ अगर आप बस वेट करोगे तो वेट में वाटर भी हो सकता है, और वाटर का बढ़ना, वाटर का इंटर करना और उसको वेट के फॉर्म में कैलकुलेट करना सही तरीका नहीं, क्योंकि वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है बाहर से, वो प्लांट की अपनी ग्रोथ नहीं है। फिर जो दूसरी डेफिनेशन आई, कहा गया कि अगर प्लांट के आपको ग्रोथ को मेजर करना है तो आपको क्या करना है, उसका ड्राई वेट लेना पड़ेगा। मतलब उसमें से सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव करने के बाद जो उसका एस बचता है, उसको हम ड्राई
जो है कि वेट कहते हैं, ड्राई वेट जो है वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना आपका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो ग्रोथ को कैलकुलेट करने के ये दो मेजर हैं। कभी कभी जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जब हम इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल नंबर is also a unit of सेल ग्रोथ। जो आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो सेल का नंबर होता है वो सेल ग्रोथ को मेजर करने का एक जो है यूनिट होता है। बट इन केस ऑफ multicellular organism, in case of multicellular organism, it is not that much accurate। क्यों नहीं एक्यूरेट है भाई? वही चीज यूनिसेलुलर में आप यूज कर रहे हो बट मल्टीसेलुलर में क्यों नहीं कर सकते? because in multicellular organism cell divide without showing any growth in weight। विदाउट शोइंग एनी ग्रोथ मतलब कि अगर कोई सेल 1 ml का है मान लेते हैं तो वो डिवाइड करने के बाद भी 0.55 ml के 2 सेल्स बना लेता है। तो मल्टी सेलर में ये कंडीशन भी थी, जैसे हमने क्लीवेज में देखा था कि जाइगोट में जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो उसकी सेल मास में इंक्रीजमेंट नहीं होती, सिर्फ सेल नंबर में इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे सेल मास में कोई ग्रोथ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल नंबर बढ़ता है कभी कभी कंडीशन में। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ सेल को ग्रोथ का मेजरमेंट यूनिट नहीं कंसीडर कर सकते। देखिए ये चीज़ मैंने आपको जो बताई है ये ग्रोथ का एक साइंटिफिक फॉर्म है कि ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उनका वेट पहले था, 1 साल में, 1 महीने में, 1 दिन में उनका जो वेट नया वाला है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इतने टाइम में इनका इतना ग्रोथ हुआ है। ये हम लिविंग मैटर के साथ कर रहे हैं। लेकिन बाद में फिर लोगों को लगा कि भाई लिविंग मैटर जो है वो एक सही यूनिट नहीं है, क्योंकि लिविंग मैटर में वाटर वगैरह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम प्लांट की बात करते हैं, क्योंकि इसमें वैक्यूल्स वगैरह जो है एक बड़ा स्पेस जो है वो प्लांट सेल का कवर करते हैं। तो मान लो कोई सेल जो है जब फ्लैसिड कंडीशन में थी, हमने पहली बार तब मेजरमेंट किया, फिर जब वो इस तरीके से टर्जिड कंडीशन में आई तो उसका वेट जो है अचानक बढ़ गया और हमें लगा कि ये सेल ग्रोथ है, बट एक्चुअल में ये क्या है, एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस है। तो हमने कहा कि भाई ड्राई वेट को हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे और ड्राई वेट को हम देखेंगे कि पहले ड्राई वेट कितना था, ग्रोथ के बाद ड्राई वेट कितना है। तो ऐसे हम जो है मेजर कर सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो कितना हुआ है इन केस ऑफ वेट। नंबर, जो सेल नंबर है वो भी ग्रोथ का एक मेजरमेंट यूनिट है, बट ये यूनिट जो है हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ ही यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखा जाता है कि सेल का जो ग्रोथ होता है वो विदाउट सेल के जो सेल का कह सकते हैं, जो सेल का कंप्लीट आपका वेट होता है, सेल मास होता है, उसके इंक्रीजमेंट के मतलब वो नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी सेल के नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो इस केस में यूकैरियोटिक या मल्टीसेलुलर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके केस में सेल का नंबर जो है वो ग्रोथ का एक यूनिट नहीं कंसिडर आप कर सकते हैं। तो हम आगे बहुत कुछ जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ, फिर हम अपने स्लाइड के ऊपर चलते हैं ताकि मैं आपको और चीजें बता सकूं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करते हैं। इनकी जो सिंथेसिस होती है वो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, वो प्लांट बॉडी के अंदर होती है या स्पेसिफिक सेल्स के अंदर होती है, और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। वेंटिन थियामिन्स ने अपनी बुक फाइटो हार्मोन्स में सबसे पहली बार फाइटो हार्मोन्स के बारे में बताया था।
ये मतलब डिस्कवरी के बारे में बात है। एनिमल्स हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स का अगर हम कहें तो एनिमल हार्मोन जो है स्पेसिफिकली किसी ग्लैंड में सिंथेसाइज होते हैं। ये जो है प्लांट हार्मोन जो है कि वो नॉर्मली किसी स्पेसिफिक टिश्यू में या सेल में सिंथेसाइज होते हैं, बट इन एडवर्स कंडीशन ये प्लांट की हर सेल जो है वो हर टाइप ऑफ हार्मोन्स को सिंथेसाइज कर सकती है। नेक्स्ट में क्या है कि इनका जो सर्कुलेशन है वो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा जो आपके प्लांट एनिमल हार्मोन्स होते हैं उनका सर्कुलेशन होता है। बट जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये सेल टू सेल डिफ्यूजन भी कर सकते हैं या फिर फ्लोएम के माध्यम से जो एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में ट्रांसफर होते हैं। डिफ्यूजन वाली जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होती है, बहुत कम केसेस में जो है उसे यूज किया जाता है। बट फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेजरली स्टेजेस में या मेजरली कंडीशन में आपके पास फ्लोएम या जाइलम द्वारा जो है एपोप्लास्टिक जो मूवमेंट होती है, जो डेड सेल से जो मूवमेंट होती है, जो हमने प्लांट ट्रांसलोकेशन पढ़ा था फ्लोएम में और ट्रांसपोर्ट जो है कि आपने वाटर मूवमेंट पढ़ा था, तो वहाँ पे जो चीज़ें मूव करती है उन्हीं के साथ साथ प्लांट हार्मोन्स भी मूव करता है। दूसरी बात है कि इसमें जो प्लांट एनिमल्स हार्मोन्स है वो भी लेस कंसंट्रेशन में इफेक्टिव होता है, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है और प्लांट हार्मोन्स भी सेम चीज़ करता है। नेक्स्ट में है कि आपके पास प्लांट के जो क्लासिफिकेशन है, प्लांट की क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि एल्गी आती है, एल्गी आती है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आता है और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो ये जो प्लांट क्लासिफिकेशन के डिफरेंट ग्रुप हैं, इन सारे ग्रुप्स में प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, इन सब के पास प्लांट हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट में क्या आपको दिया है, इन बैक्टीरिया एंड फंजाई हार्मोन सिंथेसाइज बट इट एक्ट एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखिए मैंने कहा कि प्लांट का जो ग्रुप है वो कौन कौन सा है, प्लांट का जो ग्रुप है मैंने कहा एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स हैं और लास्ट में आपके पास आता है एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो 5 ग्रुप्स मैंने आपको बताए इन सब में है आपके पास क्या प्रेजेंट, प्लांट हार्मोन्स। अभी तक आपने बॉटनी में फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अभी तक और क्या पढ़ा है जो इसमें मेंशन नहीं है, वो है फंजाई और बैक्टीरिया। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था फंजाई, बैक्टीरिया और जो है वायरसेस को हम ए सेलुलर कंसीडर करते हैं, तो वायरसेस को हम छोड़ देते हैं। जितने भी सेलुलर एंटिटीज़ हैं उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई छूटा है, बाकी जितना भी आज तक आपने बॉटनी में पढ़ा है वो सारे मेंबर्स के अंदर होते हैं। तो जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं इनके अंदर भी प्लांट हार्मोन जैसे केमिकल सिंथेसाइज होते हैं, बट वो वहाँ पे प्लांट हार्मोन जैसे फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, सिग्नलिंग वाला फंक्शन नहीं परफॉर्म करते। ये यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो काम होता है वो सेल के डेवलपमेंट या ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, ये अदर तरीके से प्लांट को कोई बेनिफिट मतलब ऑर्गेनिज्म को पहुंचाते हैं, बट ये एक्टिवली जो है वो नॉर्मल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। अब बात आती है कि जो मूवमेंट होता है फाइटो हार्मोन्स का वो किस तरीके से होता है। देखिए मैंने आपको कहा कि जो प्लांट्स में फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक सेल्स या स्पेसिफिक ग्लैंड से सिंथेसाइज होते हैं और फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके द्वारा, आइदर इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम, जाइलम और चाहे तो इनका ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल। तो अगर आपको हर हार्मोन्स के मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि जितने भी तरीके के प्लांट हार्मोन्स हमको पढ़ने हैं उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके ट्रांसलोकेशन को लेके। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसलोकेशन के क्या क्या तरीके प्लांट्स के हार्मोन्स के लिए हो सकते हैं। तो अगर हम मूवमेंट इन फाइटो हार्मोन्स या मूवमेंट इन प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो हमारे पास 2 तरीके का मूवमेंट होता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट और सेकंड को हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। तो हमारे पास 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्शनल और सेकंड जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। जो डायरेक्शनल मूवमेंट हमारे पास होती है ये आगे फर्दर जो है 2 तरीके की होती है। एक होता है हमारे पास एक्रोपेटल मूवमेंट और दूसरा होता है हमारे पास बेसीपेटल मूवमेंट। यही इतने तरीके के मूवमेंट जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं।
अब मैं आपको एक एक चीज़ों को समझाती हूँ। देखिए, प्लांट में जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके मूवमेंट चाहे तो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में इस तरीके से होती है। जैसे ये मान लो एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, इस सेल से इस सेल में आया, इस सेल से इस सेल में आया, इस तरीके से नॉन डायरेक्शनल हो सकता है कि ये प्लांट हार्मोन जो है यहाँ से यहाँ जाए, हो सकता है यहाँ से यहाँ जाए, हो सकता है यहाँ से यहाँ जाए। तो इस तरीके से भी प्लांट हार्मोन्स का मतलब कि ट्रांसलोकेशन या कह सकते हैं मूवमेंट हो सकता है। या फिर एक डायरेक्शन में पता है कि ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर, टिप से रूट के साइड जाना है कि रूट से टिप के साइड जाना है, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। आपको पता है कि अगर फ्लोएम में कोई चीज़ मूव कर रही है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ, सूट से जो है रूट्स की तरफ मूव करेंगे मोस्टली केसेस में। और अगर कोई चीज़ जाइलम से मूव कर रही है, इसका मतलब है कि वो रूट्स से सूट की डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जो एक्रोपिटल होता है, इसके बारे में अगर आपने जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा होगा, जब प्लांट मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपने दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े होंगे। एक होता है एक्रोपिटल इन्फ्लोरेसेंस और दूसरा होता है बेसिपेटल इन्फ्लोरेसेंस। तो एक्रोपिटल इन्फ्लोरेसेंस में हम क्या कहते हैं कि इस तरीके से हमारे पास जो स्टेम होती है या जो पेडंकल होती है वो इस तरीके से ग्रोथ करती रहती है और साइड साइड में जो है हमारे पास नई फ्लावर्स बनते रहते हैं और ये टिप जो है वो हमेशा ग्रो करती रहती है। मतलब कि यहाँ पे जो ग्रोथ होता है, जो पुराने फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं और धीरे धीरे जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर की साइड होते हैं। तो एक्रोपिटल्स में क्या होता है कि बेसल साइड से जो है वो अपर साइड, मतलब रूट साइड से अपर साइड की तरफ मूवमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं एक्रोपिटल मूवमेंट, और इसमें जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा मूवमेंट हमारे पास क्या है? दूसरा मूवमेंट आप इस तरीके से देख सकते हैं, जिस तरीके से हम बेसिपेटल इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं कि जो सबसे पुराना फ्लावर होता है वो सबसे टिप पे होता है, इसके किनारे किनारे जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़ा सा कैसे होते हैं और थोड़ा सा यंगर फ्लावर्स जो होते हैं वो नीचे के साइड होते हैं। तो बेसिपेटल में क्या है कि जो मूवमेंट होगा वो अपर से लोअर साइड में होगा। तो ये जो है आपके फ्लोएम के द्वारा किए जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि प्लांट में जो हॉर्मोन्स का मूवमेंट होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक होता है हमारे पास डायरेक्शनल और दूसरा होता है नॉन डायरेक्शनल। इसे हम नॉन डायरेक्शनल को हम कहते हैं पोलर भी कहते हैं, और डायरेक्शनल को हम नॉन पोलर भी कहते हैं। इसको हम नॉन पोलर भी कहते हैं, मतलब जिसका डायरेक्शन फिक्स है उसे हम नॉन पोलर कहते हैं और जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है उसे हम पोलर कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो आपका नॉन पोलर होता है या जो डायरेक्शन वाला होता है, जिसमें डायरेक्शन फिक्स होता है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है एक्रोपिटल, दूसरा होता है बेसिपेटल। एक्रोपिटल में क्या होता है कि नीचे से जो है वो ऊपर की साइड ग्रो करता है। मैंने आपको एनालॉजी बताई है इन्फ्लोरेसेंस से, ये टर्म जो एक्रोपिटल है वो वहीं से उठाया गया है। बेसिपेटल का क्या मतलब है? जब ऊपर से नीचे के साइड ट्रांसफर होता है तो वो हमारा बेसिपेटल मूवमेंट कहलाता है हॉर्मोन्स का। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा, मे बी पीपीटी में आपको ये चीज़ें ना दिखें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि कौन सा प्लांट हार्मोन का प्रिकर्सर क्या है, मतलब ऑक्सिन को बनाने के लिए कौन सा केमिकल चाहिए होता है, या हमारे पास जिब्रेलिन को, साइटोकाइनिन को बनाने के लिए कौन से हार्मोन चाहिए होते हैं, इनका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, और साथ ही साथ कि ये प्लांट हार्मोन जो होते हैं ये मेन फंक्शन क्या होता है, जो चीज़ मैंने अभी तक आपको बताई। अगर हम ऑक्सिन की बात करें, ये तीनों आपके पास ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं। ये क्या करेंगे? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और ये जो है ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो इनहिबिटिंग हार्मोन्स आपके पास भी है और ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स भी आपके पास हैं। तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन जो है वो है हमारा ट्रिप्टोफैन डिराइव, ये एक अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, जिससे कि आपका ऑक्सिन जो है हार्मोन्स बनता है। उसके बाद ट्रिप्टोफैन हेल्प करता है सेल इलोंगेशन में, और इसका ट्रांसपोर्ट मोस्टली पोलर होता है और कभी कभी ये नॉन पोलर, मतलब ये पोलर और नॉन पोलर दोनों तरीके से जो है मूवमेंट शो करता है। नॉन पोलर का मतलब क्या है कि ये आपके फ्लोएम से जो है टिप पे बनता है, एपिकल मेरिस्टम पे बनता है, टिप से जो है नीचे के साइड ट्रांसफर होता है। तो ये नॉन पोलर भी होता है, या फिर सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट भी इसका होता है। पोलर और नॉन पोलर दोनों तरीके का इसमें ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलता है। साइटोकाइनिन जो है ये एडेनिन से सिंथेसाइज होता है, जो आपका एडेनिन होता है उससे ये सिंथेसाइज होता है, हेल्प करता है ये सेल डिवीजन में, और इसका जो मूवमेंट होता है वो नॉन पोलर। सिर्फ ऑक्सिन जो है उसमें देखा गया है कि इसमें पोलर मूवमेंट होता है, बाकी सब में मेजोरिटी कंडीशन में नॉन पोलर मूवमेंट होता है, मतलब डायरेक्शन वाला मूवमेंट होता है। बट कभी कभी इन रेयर केसेस में पोलर मूवमेंट भी देखने को मिलता है, बट मेजोरिटी जो है वो अदर हार्मोन्स में
नॉन पोलर ही देखने को मिलता है। जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड जो है इनका प्रिकर्सर सेम होता है और इनके प्रिकर्सर का नाम है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो इनका फुल फॉर्म है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट ये क्या है, आईपीपी का फुल फॉर्म है और ये करता क्या है, इंटरनोड को पता है कि जो जिब्रेलिन होता है ये इंटरनोड्स के बीच में ग्रोथ कराता है और ये भी नॉन पोलर होता है। अगर हम इथाइलिन की बात करें तो मिथियोनिन जो होता है उससे इथाइलिन बनता है। ये डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेस कंडीशन में आपके प्लांट को हेल्प करता है और ये भी नॉन पोलर इसका ट्रांसपोर्ट होता है। एब्सिसिक एसिड जो है ये भी आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट से ट्रांसफर होता है, एब्सिशन में हेल्प करता है और ये भी नॉन पोलर नेचर का होता है। ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आ गया। नेक्स्ट में है कुछ ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। हमने देखा कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स की केमिकल नेचर क्या होते हैं, कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स, ये चीज़ें हमने देखी। कौन कौन से प्लांट हार्मोन जो है उनका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन के क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं हार्मोन्स के। उसके बाद हमने आज की क्लास में देखा कि प्लांट हार्मोन्स के कौन कौन से प्रिकर्सर होते हैं। अगर आपको अभी ये सारी चीज़ें नहीं याद हो रही हैं तो जब हम डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के कल की जो क्लास रहेगी वो कंप्लीटली ऑक्सीजन के ऊपर रहेगी कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसे हुई, हमें कैसे पता चला, कहाँ सिंथेसाइज होता है कैसे पता चला, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे इसका ट्रांसपोर्ट होता है, एक्शन क्या करता है, कौन कौन से फिजियोलॉजी में हेल्प करता है, वो सब देखेंगे। तो हमारा हर का फॉर्मेट यही होगा कि पहले ऑक्सीजन, फिर जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, फिर एब्सिसिक एसिड, फिर इथाइलिन। एक एक लेक्चर में हम एक एक चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ये बेसिक्स वाली क्लास थी। मे बी इसमें क्लास में आपको मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी पता रही हो, कुछ चीज़ें बस आपको रिवाइज करने के लिए कराई गई थी, या फिर जो बच्चे अभी तक नहीं अच्छे से किए थे या फिर इतने टाइम हो गया था चीज़ें भूल गए थे, तो ये रिवीजन वाली क्लास थी जो कि चीज़ें आपने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है। क्लास 11 12 में 11th में शायद है ना ये हार्मोन्स तो किया होगा। अब जो है नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा हम आपको प्रीवियस चीज़ें रिवाइज भी कराएंगे और नई चीज़ें, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे भी, जो कि पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई क्लास में कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको सीखने को मिला है। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।